हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CACSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन। बेटा जी, गाला के अंदर हमने सेक्शन नंबर बी, सी, डी तीनों खत्म कर दिए और अब चल रहा है हमारा सेक्शन नंबर ई। उसमें भी पेपर नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अभी हम देखेंगे पेपर नंबर 2। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको बी सी डी इन तीनों के छह के छह बी सी डी छह के छह पेपर के तीनों सेक्शन के आंसर PDF कॉपी दे दी है। और जैसे जैसे हमारा सेक्शन नंबर ई खत्म होते जाएगा, मैं ए से लेके ई तक सारे PDF आपको दे दूंगा, सभी पेपर्स के। तो बेटा जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, आपका टाइम कम बचे, क्योंकि बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप क्यों करोगे कमेंट? आपको फायदा हो रहा है लेकिन आप कमेंट नहीं करते। अरे यार, इतने में आपको इतनी मेहनत करो, थोड़ा सा आप बता सकते हो कि सर मेरी ये वीडियो भेजने से आपको क्या हेल्प हुई, थोड़ा सा कमेंट में लिख दिया करो। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हो ना, तो फिर मेरे को इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, इतने बच्चों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इतने बच्चे मेरे वीडियोस देख के, मेरे PDF देख के खुश हो रहे हैं, इंटरनली मोटिवेट हो रहे हैं। तो बेटा जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट इसके लिए ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि कौन कौन को कितने कितने लोगों को सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है? तो बेटा जी, ये क्या होता है, ये ऐसा लगता है कि हाँ यार, इतनी मेहनत करें तो यार वो मेहनत दिख रही है सामने, जब ऐसे कमेंट दिखते हैं तो। ठीक है? कमेंट करने में आपका कुछ चार्जेस तो लेते नहीं है, यूट्यूब वाले नहीं लेते ना, तो फिर कमेंट लिखने में क्या बुरा है? तो बेटा जी, कमेंट प्लीज लिखा करो, ताकि क्या हो कि लगता है कि हाँ यार, जब भी हम यूट्यूब पे सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा कमेंट क्या क्या आ रहा है, अच्छा ये बच्चे कितनी बार तो हम कमेंट देखे, अच्छा बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चों ने लिखे थे सर आप BCD दे रहे हो, लेकिन अगर A से लेके E तक का पेपर अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा होता। हमने A से E का देना शुरू कर दिया। अकाउंट्स के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, तो मैम ने ऐसा बोला था कि मैम आप सेक्शन वाइज करा रही हो, दैट इज गुड, क्वेश्चन वाइज, लेकिन अगर आप पूरा पेपर एक साथ दे दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमको एक एक क्वेश्चन को ढूंढने जाना पड़ा। तो हमने वो पूरा का पूरा कॉन्सो कर करके उसको आपको अपलोड कर दिया है। ये जो कॉन्सो करना है, उसको पहले सारे वीडियोस को कॉन्सो करो, एडिट करो, उसको अपलोड करो, इट टेक 5 से 6 घंटे। तो भी हम कर रहे हैं मेहनत की। ठीक है, अगर आपका टाइम, अगर आपका 15-20 मिनट भी बचता है तो दैट इज वर्थ कि चलो कोई बात नहीं, आपके लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कर रहे हो बोर्ड की तैयारी, आप कहाँ रील्स को ढूंढने में टाइम लगाओगे। तो बेटा जी, कमेंट करते ही रहा कीजिए, जैसा भी आपको जो भी फील हो रहा है, जो भी चैप्टर्स जो हमसे बन पड़ेगा, हम आपको डेफिनेटली करके देंगे। तो बेटा आते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हम कौन सा सेक्शन नंबर ई के ऊपर हैं, पेपर नंबर 2। आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी में आपको अब मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, आपकी तैयारी बेस्ट हो रही कि नहीं, मेरे को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आगे हम लास्ट स्टेज पे, जो रहने वाला है हमारा सेक्शन नंबर ई 25 नंबर का। हमने 75 नंबर का मैंने हर एक चीज डिटेल में आपको बताई है। प्लीज मेरे को बताना कि वो वीडियोस देख के आपको कैसा फील हो रहा, प्लीज बताना, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके? तो बेटा जी, हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर ई, आते हैं हमारे पेपर नंबर 2 के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जोश के साथ। कैसे जाएंगे? जोश के साथ। आ जाओ, एक बार ताली बजाओ, खून दौड़ना चाहिए शरीर के अंदर। बेटा जी, हम कर रहे हैं पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर ई, आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ मनी। बेटा, ये जो मनी है, मनी का ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ है। तो बेटा, और ये मनी का ओरिजिन कैसे आया था? तो ये मनी का ओरिजिन आया था एग्रीकल्चर से। हम एग्रीकल्चर का गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, और क्योंकि ये जब लार्ज पार्ट में प्रोड्यूस हो जाती थी, तब हम क्या करते थे, इसको स्टॉक कितना करके रखोगे, तो हम इसके बदले क्या करते थे, इसको हम सोल्ड आउट करते थे, ये क्रॉप को सोल्ड आउट करते थे, और क्या बाय करते थे, एनिमल्स को बाय करते थे, एनिमल्स को बाय करते थे, और इस तरह से क्या हुआ, एक्सचेंज शुरू हुआ। व्हेन रिक्वायर्ड द एनिमल कुड आल्सो बी सोल्ड, और जब हमारे पास बहुत ज्यादा एनिमल्स हो जाते थे, फिर हम उसमें से एक एक दो दो एनिमल को सोल्ड करके हमको जो चाहिए वो परचेस करते थे। मतलब हमारा फार्मर क्या करता है, ये हमारा जो फार्मर है लल्लू लाल,
ओके, ये लल्लू लाल ने क्या किया, बहुत सारा फार्मिंग किया और इसने क्या किया, इसने फार्मिंग करके जो गुड्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनको बेचे, उनको बेचने से, बेचे मतलब इन्होंने क्या किया, उसको बेच के एनिमल्स ले लिया, ठीक है, एनिमल्स लिए। अब पूरे साल भर, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसको आप पूरे साल भर तो रख नहीं सकते, इसलिए क्या करो, आप इसको दे दो, इसके बदले एनिमल्स ले लो, एनिमल्स ले लिए। अब आपको जब भी जरूरत हो कुछ भी चीज की, आप एनिमल्स देते जाओ, चीजें खरीदते जाओ, एनिमल्स देते जाओ, चीजें खरीदते जाओ, ये बार्टर सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बेटा हुआ क्या, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी भी एक लाइफ होती है, ये ज्यादा जीवन नहीं जी पाते, ये क्या होते हैं, मोर्टल्स होते हैं, ठीक है, मोटल्स होते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, ये मोटल्स होते हैं जिसके कारण हमारा ये सिक होने लगे, ये डाई होने लगे, इसलिए इसको हम ज्यादा एज अ वेल्थ के रूप में नहीं रख सकते थे, हम इसको 20 साल 25 साल 30 साल या तो 50 साल के लिए नहीं रख सकते थे। तो फिर हमने सोचा क्या किया जाए, तो फिर हमने एनिमल्स को हटा के क्या किया एनिमल्स को हटा के स्टोन्स लिया, ये स्टोन्स का यूज करने लगे इंस्टेड ऑफ एनिमल, कि हम एग्रीकल्चर को देते थे, स्टोन्स लेते थे, ठीक है, ये प्रीशियस स्टोन्स होते थे, क्योंकि ये प्रीशियस होते थे इसलिए सभी के पास अवेलेबल नहीं होते थे, क्या, ये सभी के पास अवेलेबल नहीं होते थे, ये लिमिटेड सोसाइटी एंड रीजन के अंदर ही चल पाता था। फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या हुआ, मॉडर्न मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लिखा है, मनी बिकम द वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसलिए हमने क्या किया, मनी को अपनाया एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। अब क्या था कि मनी को भी आप कितना संभाल के रखोगे, मनी को कोई चोरी कर गया, कोई क्या हुआ, हमारे पैसे बिक गए, जल गए, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या हुआ, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम फिर इमर्ज हुई। तो बैंकिंग सिस्टम इमर्ज हुई जिससे हम पैसे को इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन अगर लिखा जाए तो इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो मनी है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा मनी भी इवॉल्व हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम एनिमल्स को यूज करते थे, उसके बाद हमने कॉइन्स को अपनाया, उसके बाद हमने मनी आया, मनी के बाद आया मनी वाइडली एक्सेप्ट, और मनी के बाद आया बैंकिंग सिस्टम, जो क्या है बहुत ही सेफ है और इजीली मनी ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको बड़े 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बेटा कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। कंक्लूजन ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं कि क्या होना चाहिए, आपके मन में भी जो भी है ना उसका 3-4 लाइन का यहाँ पे कंक्लूजन डाल देने का, ठीक है जी। ओके, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। एक्सप्लेन 5 मेजर ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया। बेटा जी मेजर ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी पूछा है, आप डायरेक्टली मेजर पे नहीं टपकोगे, आप पहले बताओगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी 2 प्रकार से होती है, एक ट्रेडिशनल पॉवर्टी थी जिसको हम इनकम पॉवर्टी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न जिसको हम नॉन इनकम पॉवर्टी बोलते हैं। बेटा ट्रेडिशनल या तो इनकम पॉवर्टी क्या होता है, ये पहले के टाइम की बात है जहां पे क्या किया जाता था, यहाँ पे लोगों अब अपनी हंगर को मिटाने के लिए उनको मिनिमम नीड की, मिनिमम कैलोरीज, मिनिमम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो लोग जितना मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर है उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे, या तो उतनी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे। मेरे को इतनी इनकम तो चाहिए होगी तो ही मैं अपना मिनिमम एक्सपेंडिचर कर पाऊंगा, या तो मेरे को मिनिमम एक्सपेंडिचर करने के लिए मेरे पास कुछ भी इनकम नहीं, उन सभी लोगों को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे पुअर। Here the definition cover only, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात, खाना खाना खाना, कैलोरीज के लिए इतना, कैलोरीज के लिए मेरे को इतना रुपया लगेगा। अरे जीवन खाने के लिए नहीं होता, जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो भी हमको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे इट कवर ओनली कौन सी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, या तो हंगर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर बोला नहीं ये कंसेप्ट तो नहीं चलेगा, तो क्या करें, तो फिर हमने लिखे आए मॉडर्न मीनिंग जिसको हम बोलते हैं नॉन इनकम पॉवर्टी। नॉन इनकम पॉवर्टी के अंदर पुअर मतलब क्या होता है, पुअर मतलब वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास हियर अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम, मतलब फूड तो होगा ही भाई, फूड का हम ना नहीं पढ़ रहे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द फूड अदर फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। अदर फैक्टर्स का मतलब आपकी लाइफ कैसी है, आपका हेल्दी लाइफ है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है कि नहीं, आप फ्रीडम है बोलने का, आपके पास फ्रीडम है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, एंड लाइफ विद द चॉइसेस, आपके पास अलग अलग जो आप जिस प्रकार का गुड्स खाना चाहते हैं, जिस प्रकार की लाइफ जीना चाहते हैं, जो चीज खरीदना चाहते हो, वो आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। अगर आपकी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें हैं,
ठीक है, जैसा हमारे इंडिया के अंदर है। तो अगर आपकी कंट्री के अंदर ये सब चीजें हैं, मतलब यू आर नॉट सेड टू बी पुअर। लेकिन अगर आपकी कंट्री के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें मिसिंग है, देन यू आर सेड टू बी पुअर। मतलब पुअर नॉट इन द टर्म्स ऑफ हंगर ओनली, यहाँ पे पुअर इन अदर टर्म्स में भी हमको देखना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये पुअर का था। अब हमको पूछा है कि मेजर्स, तो मेजर के अंदर वैसे तो बेटा जी बहुत सारे मेजर्स हैं। यहाँ पे मेजर्स के अंदर टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 7 प्रकार के मेजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूछा क्या है हमको, ओनली 5 मेजर। तो चलो 5 मेजर बताते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि इतना कोई टेक्निकल है नहीं, यहाँ पे पुअर्टी को मिटाने के लिए कौन कौन सा मेजर लिए गए? तो पुअर्टी को मिटाने के लिए बेटा जी यहाँ पे कौन कौन से, पहला हमने बढ़ाया अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाया। मतलब बेटा जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या होता है, फार्मर हमारा पुअर था, जिसके कारण क्या था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, तो इंडस्ट्री सेक्टर के पास भी रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, इंडस्ट्री के साथ पास रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो सेल नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। अगर इंडस्ट्री तबाह हो गई तो क्या होगा, सर्विस सेक्टर भी क्या हो जाएगा, डेवलप नहीं हुआ। इसलिए हमको क्या करना था, हमको हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो वो पॉवर्टी कम होती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पर लेबर बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिससे फूड ग्रेन्स के भाव डिक्रीज होते हैं, और ये क्या होता है, पुअर को इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, दूसरा हमको करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या यूज करती है, ये यूज करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और पॉवर्टी डिक्रीज होती है। फिर हमको करना है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छा करना है। क्यों अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको प्रॉपर सैलरीज नहीं मिलती, उनको प्रॉपर सोशल वेलफेयर नहीं मिलते, उनको प्रॉपर क्या बोलते हैं इसको, सोशल सिक्योरिटीज नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई हम आपको वो सारी फैसिलिटीज देंगे, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी क्या करेंगे, हम रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे धीमे धीमे। तो यहाँ पे टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ किसका, अनरेगुलेटेड सेक्टर, यहाँ पे क्या किया, इंक्लूडिंग जैसे वेजिटेबल वेंडर्स है, फिर मैसन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, मजदूर लोग, फिर एग्रीकल्चर लेबर है, वेंडर्स है, तो उन सब के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे रिकमेंडेड किया टू डिसाइड द वर्किंग कंडीशन। भाई आप मैंने मैक्सिमम इनसे 15 घंटे की जॉब नहीं करवा सकते, 12 घंटे की जॉब नहीं, आप मैक्सिमम 8 घंटे की जॉब करोगे, 7 घंटे की जॉब करोगे। मतलब हमने उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा, हाँ जी, हमने उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया, हमने उनको हेल्थ से रिलेटेड ओल्ड एज पेंशन चालू किया, अदर सिक्योरिटी मेजर्स भी देना चालू किया, जिससे क्या हुआ, अनरेगुलेटेड सेक्टर के लोग हैं उनका भी क्या हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। फिर हमने अपनाई एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी का मतलब होता है, रिच होगा ना रिच तो उसके पास ज्यादा टैक्स, पुअर होगा तो उसके पास कम टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोज किया टैक्स ऑन द रिच पीपल एंड मेक द एक्सपेंस ऑफ द वेलफेयर। मतलब जो भी पैसा वहां से आता था वो किसके लिए काम करने लगे, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम करने लगे, जिससे क्या हुआ, जो लोग हैं उनका इक्वल, लोगों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होने लगा। तो अनइक्वालिटी जो थी ना, इनइक्वालिटी, वो क्या हुई, हमारी रिड्यूस हुई और पुअर्टी हमारी दूर हुई। नेक्स्ट है राइज इन द ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। न्यू ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को ऐसा नॉलेज दे रहे हैं, किसी ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो ट्रेनिंग लेके वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने जा सके। तो इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इस एजुकेशन गिव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर एंड गिव हाई वेजेस। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो क्या बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और उनको अच्छे से ज्यादा सैलरी दिया जाता है। तो बेटा जी अगर मैं इधर बात करें तो पहले तो हमने देखा पुअर्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, इनकम पुअर्टी, नॉन इनकम पुअर्टी। ये जो पुअर्टी थी इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने सेवरल मेजर्स लिए, जो इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। जैसे कि हमने ये सारे मेजर्स की अभी ऊपर पढ़ा। दस अगर हमको बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इकोनॉमी इज एसेंशियल फॉर, मतलब अगर क्या करना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का अमीर अमीर होते जाए, गरीब गरीब होते जाए, ये नो चलबे मतलब ये नहीं चलेगा। अगर आपको बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सभी का साथ, सभी का विकास, ठीक है, उसके मतलब सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी क्या होगा, देश प्रगति करता है।
तो हमको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अमीर बने, कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर एरिया या तो कोई पर्टिकुलर लोग अमीर बने, ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमारे इंडिया के सारे लोग मिल के आगे बढ़े। ठीक है, तो इस बार इसलिए तो हमारा भी नारा है, क्या नारा है, अब की बार 90 पार। बेटा जी मुझको आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं आंसर के साथ, वो भी बहुत जब ऐसा नहीं है फालतू, वो पीडीएफ देखना आपको लगेगा कि उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। बेटा जी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबके साथ जैसे आग की तरह ये पीडीएफ को फैला दो। इससे क्या होगा कि वो बंदा जो ऐसा सोचा होगा कि काश अगर कोई मेरा होता जो मेरे को बैठा के पढ़ा देता, काश कोई मेरा ऐसा होता जो मेरे को पास करवा देता। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे जब फेल होते हैं ना तो सब वो फेल होते हैं, वो तो निराश होते ही हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं उनके माता पिता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति फेल हो। कोई व्यक्ति अगर कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा तो उसको ये अफसोस नहीं रहे कि यार काश मेरी क्लासेस होती तो मैं भी पढ़ लेता। तो बेटा अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स, उनके साथ प्लीज प्लीज ये शेयर, आपका स्कूल ग्रुप हो तो स्कूल ग्रुप में शेयर करो, आपका अगर आप अपने फ्रेंड्स क्लासेस ग्रुप हो उसमें शेयर करो, या तो जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो ना, शायद ये किसी की मदद आ जाए। अगर ये 100 में से अगर उस एक व्यक्ति के भी हाथ में लग गई कि हाँ ये मुझको मिल गई, अब मेरा कुछ भला हो सकता है, तो मेरे को लगेगा चलो ये मेरी जो मेहनत है सफल होगी। तो बेटा प्लीज इसको ये जो वीडियो है या तो ये जो पीडीएफ के नोट्स हैं, ये प्लीज उनसे जरूर से शेयर करना, खासकर वो पीडीएफ की नोट्स, क्योंकि अगर वो पीडीएफ भी देखेगा तो भी बहुत कुछ सीखेगा। और अगर उसको पीडीएफ मिली, सपोज उसके पास मोबाइल होगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई अगर पीडीएफ से इतना नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो से तो क्या ही नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बेटा वो जो शेयर प्लीज आपसे एक और बार रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा पोवर्टी के। तो पोवर्टी के ऊपर हमने क्या देखा, पोवर्टी दो प्रकार की, उसके अंदर गवर्नमेंट में मेजर लिया, और जब हमको बैलेंस ग्रोथ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास, मतलब इफेक्टिव पुअर रिडक्शन करना पड़ेगा जिससे बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट क्या होता है और सोशल कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। बेटा जी बर्थ रेट का मतलब होता है, बर्थ रेट का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एवरी ईयर फॉर एवरी 1000 ऑफ पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है ना उसमें से 1000 पॉपुलेशन के सामने कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बोर्न हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। ओके, वापस से देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने आपके लाइव बर्थ हुए ड्यूरिंग द गिवन ईयर, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई पे क्या करना है आपको 1000, आपको डेथ रेट हो कि बर्थ रेट हो, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई क्या करना है, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई आपको 1000 से करना है। ओके जी, तो ये बर्थ रेट का फॉर्मूला है। वापस से क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। बर्थ रेट इज नॉट शोन एज अ परसेंटेज, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हम कंपेयर करें 1951 की तुलना में, द बर्थ रेट इज डिक्रीज इन 2011, ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन से करते हैं, तो उस टाइम पे बर्थ रेट ज्यादा थे एज कंपेयर टू 2011 में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मेन रीजन ऑफ दिस क्या है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई प्रेफरेंस फॉर चाइल्ड, लो इनकम लेवल। इन कंपेयर टू 1951 हमारा क्या हुआ, बर्थ रेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, बेटा कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या मतलब, हाई बर्थ रेट होने के कारण क्या क्या होते थे, उसके कारण थे ये सब, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड अदर फैक्टर। सोशल फैक्टर ये इसमें ये सारे थे, इकोनॉमिक फैक्टर इसमें ये थे, एंड अदर फैक्टर। हमको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ, हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है सोशल कॉजेस, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे सोशल फैक्टर को लेकर, समझ गए। आपको बता तो सब कुछ देने हैं, आपको पूरा बता दो कि भाई ये कॉजेस है। अब इसके अंदर सोशल कॉज का डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है। यूनिवर्सल मैरिज क्या होता था कि सभी को रिलीजियस, हमारा रिलीजियस कहता है कि मैरिज इज कंपलसरी, तो यहाँ पे क्योंकि मैरिज होगी ऑफकोर्स, तो मैरिज के लिए पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाएगा, तो सभी के क्या होंगे, बच्चे होंगे, लीड टू हाई बर्थ रेट। अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज, अर्ली मैरिज होने से क्या होता था, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है जिससे बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरा होता है विडो की री मैरिज। तो यहाँ पे विडो की री मैरिज से क्या करना था कि उसकी जब शादी थी
तब उनके बच्चे, वो सपोज उसके वो विडो हो गई, दूसरी शादी करवा दी, उनसे भी बच्चे, तो नंबर ऑफ बर्थ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बेटा मैं बता दूं, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों को कैसा आप क्या देते हो, शिक्षा देते हो, कैसे संस्कार देते हो, कैसी तालीम देते हो, वो अगत्य का होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चे कम ही अच्छे और जितने हो उसको एक बेहतर इंसान बनाएं। पहले उस सिचुएशन को जाने दो कि बच्चे को कैसा बनाना है। अभी आप बच्चे हो तो अभी आप कुछ ऐसा बेहतर बनो और कि आपके बच्चे को आपके ऊपर प्राउड हो। ओके, तो प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, तो क्या होता था, क्योंकि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते थे, इसलिए जब तक फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी तब तक क्या कि अच्छा ये भी लड़की हुई तो एक और लड़का, ये भी लड़की हुई तो एक और ट्राई बच्चा लड़की के लिए। तो इस तरह से करते करते बहुत सारी फीमेल प्रोड्यूस होती थी। बेटा लड़का हो कि लड़की हो, ऑल आर इक्वल। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मतलब क्या होता है, जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसे बड़ा होगा, बच्चे का कैसे स्कूलिंग होगा, उसकी फीस कैसे आएगी, क्यों, क्योंकि वो खर्चा, उसका टेंशन पूरे फैमिली मेंबर्स में बट जाता है। इसलिए क्या होता था, अगर बच्चे ज्यादा भी हो जाते तो कब बड़े हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। तो ये सोशल फैक्टर्स थे जिसके कारण क्या होता था, हाई बर्थ रेट देखने को मिलता था। अगर कंक्लूजन की बात करें तो बर्थ रेट क्या होता है, मेजर करता है लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए ईयर, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन। अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाई बर्थ रेट के लिए। जैसे कि अर्ली मैरिज, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिससे क्या होता है, फैमिली साइज इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर हमको सोशल अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए ताकि हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सके। ये हमारा कंक्लूजन। मैंने आपको बताया, आपको कंक्लूजन ऐसा का ऐसा लिखना वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर दी गई हुई बातें हैं ना, उसी के ऊपर से आपको शॉर्ट समरी 2-3 लाइन की यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशनल मेजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बेटा जी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा जो देश है ना उसका मेन पिलर क्या है, हमारा एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज होगा ना, देन द रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मेरा इन शॉर्ट मेरा क्या बढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ तो मेरी इंडस्ट्री इंक्रीज हुई, तो मेरा सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ, मतलब मेरा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इनइक्वालिटी, ये सब भी प्रॉब्लम क्या होगी, चुटकियों में दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या ट्राई करना चाहिए, तो ये ये 3 मेरे मेजर्स हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर, अदर्स। इंस्टीट्यूशनल के अंदर ये, टेक्नोलॉजिकल में ये, अदर्स। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि भाई बताओ इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो बेटा जब आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मेजर पूछा हुआ है तो इसी का एक्सप्लेनेशन देना। आप पॉइंट्स भले बता दो कि ये सारे मेजर्स हैं, लेकिन मेन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेजर पूछा हुआ है तो सिर्फ हम इंस्टीट्यूशनल को ही फोकस में रखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर क्या होता है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक प्लानिंग हैज अंडरटेकन इंस्टीट्यूशनल मेजर, जो क्या है, जिसके कारण फेवरेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिली। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। हमने लैंड रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म किए, मतलब हमने ये जो था ना जमींदारी सिस्टम, उसको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, ठीक है। हमने जो टीलर्स मतलब जो खेड़ूत है, जो उस पर काम करते थे, उनको हमने प्रोटेक्ट किया। कंट्रोल रेंट, वो बहुत सारा रेंट लेते थे, हमने उस पर रेंट पे भी लिमिट कर दी। भाई तुम जो अगर तुम अपनी लैंड को रेंट पे दे रहे हो तो सामने वाले से मैक्सिमम इतना ही रेंट ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/3 ऑफ मैक्सिमम रेंट आप ले सकते हो, जितना गुड्स आपका प्रोड्यूस हुआ है उससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। दिस रिफॉर्म क्या करता है, यहाँ पे ओनरशिप राइट दी टू द फार्मर एंड सिक्योर लैंड टू द लेबर। मतलब ये जो अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ ना, जमींदारी सिस्टम में, उसमें क्या बोल दिया, जितनी भी टीलर्स थे ना, जमींदारी सिस्टम हटा और जितने भी टीलर मतलब मजदूर, उनको क्या दे दी जाएगा, वो बन जाएंगे आज से उसके ओनर। उससे क्या हुआ, वो बन गए ओनर।
तो ओनर बनने के कारण बेटा क्या हुआ, उनको लैंड अलोकेट हो गई। अब पहले वो रेंट पे काम कर रहे थे कि भाई मैं जितना गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ उसमें से तो इतना तो जमींदार ले जाता है, लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि अब बीइंग ये मेरी लैंड है, इस पे अब जो भी प्रोड्यूस होगा कोई भी जमींदार नहीं ले जाएगा। तो इससे क्या होगा, जित वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके उसको सेल करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पॉवर्टी दूर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ जी बढ़ा। By reducing exploitation, farmer receive large share of their produce। तो ये जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था उससे फार्मर को अब क्या मिलने लगा, लार्ज शेयर मिलने लगा, मतलब बहुत प्रॉफिट मिलने लगा। ओनरशिप एंड सिक्योरिटी मोटिवेटेड फार्मर टू पुट देयर एफर्ट एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो हमको क्या करना चाहिए, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म करना चाहिए जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमको क्या करना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, खेत के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो हम खेत में जो बीज लगाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे, छाट रहे हैं, पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, उस और ये जो सीड्स वगैरह हैं इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने खेती की और कल क्या हो गया, आपका खेत एकदम फसल उग के बड़ी हो गई और आपने उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच दिया, ऐसा नहीं होता। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 3 to 6 मंथ्स की प्रोसेस होती है। और उस 3 से 6 महीने के अंदर अगर सपोज कहीं बारिश बहुत ज्यादा गई, बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया तो फिर क्या होगा। तो बेटा जी इसीलिए फार्मर को क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो 6 महीने तक इन सारी चीजों को खरीद सके, क्योंकि जब वो माल बेचेगा, गुड्स बेचेगा तभी तो पैसा आएगा। लेकिन वो 6 महीने क्या करेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फर्टिलाइजर है, सीड्स हैं, केमिकल्स हैं, उसको परचेस करने के लिए पैसे कहाँ है। तो वो पैसे देने के लिए कौन पिक्चर में आई, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पिक्चर में आई। इंस्टीट्यूशनल मतलब हमारी नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आता है एक नंबर के अंदर। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी बैंक आई, नेशनल बैंक आई। और ये सेटअप हुई थी 1982 के अंदर, जिसका मेन फोकस ही क्या था, जिसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। उसके अलावा आरआरबी भी आई एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी आई। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या करती है, हेल्प करती है फार्मर को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा इनपुट खरीदे, नई टेक्नोलॉजी यूज करे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इजी है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ और बड़ा ही डिटेल में पढ़ा, ताकि आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर हो। बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद आराम से हो जाएगा। ओके, अगर आपको आता है तो आप इसको 1.5x की स्पीड में सुने, 2x की स्पीड में सुने, बड़ा मजा आपको बहुत आएगा जब हम इसके एंड में पहुंचेंगे। इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग। बेटा जी लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, फार्मर जो थे ना वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये नहीं मालूम पड़ता था कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ये जो हमसे जो गुड्स खरीद रहे हैं, एजेंट, मीडिएटर, जो मनी लेंडर है और जो मीडिएटर है, वो अगर हमसे 10 रुपए में चीज खरीद के मार्केट के अंदर जाके वही चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं, और वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 40 रुपए, और मेरी लागत है 8 और मैं इसको बेच रहा हूँ 10 में, सिर्फ 2 रुपए। ऐसा क्यों, तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने चालू किया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चरिस्ट है उसको मालूम पड़ सके कि एग्रीकल्चर में क्या रेट चल रहा है, ताकि क्या हो वो भी अपने जो गुड्स हैं ज्यादा प्राइस पे बेच सके और अच्छा प्रॉफिट वो भी अर्न कर सके। तो हमने जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको रेगुलेटेड मार्केट कर दिया। क्या कर दिया, रेगुलेट मतलब जहां पे कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, तो उससे फार्मर का प्रोटेक्शन होगा। हमने एग मार्क लाए। एग मार्क से क्या होगा, एग मार्क से अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा, अगर क्वालिटी कम अच्छी है तो प्राइस कम मिलेगा। मतलब ज्यादा क्वालिटी आप अच्छा प्रोड्यूस करोगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। एक बार अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो उसको एक स्टोर कहाँ करें, तो क्या कि हमने नेशनल वेयर हाउस एंड स्टेट वेयर हाउस बनाए ताकि हम इसको आराम से स्टोर करके रख सके। फिर हमने प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जिससे फार्मर को मालूम पड़ सके कि मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है। फिर हमने एमएसपी बनाई, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंदर हमने फार्मर को बोले भाई सुन, मैं तेको 25 रुपए पर केजी दूंगा। कितना दूंगा, रुपए 25 पर केजी। अब तू बोल, तेको मेरे को बेचना है, वो बोलेगा रुक, वो इंडिविजुअल से पूछेगा तू कितने देगा, इंडिविजुअल बोलता है मैं 10 दूंगा, बोले हटा, देखो देने से अच्छा मैं गवर्नमेंट को नहीं दे दूं, 25 रुपए तो वो मिनिमम दे रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, फार्मर को एक ये हो जाता था कि भाई 25 रुपए तो मिल रहा है, अब कोई अगर मेरे को 26 रुपए में देगा, 30 रुपए में देगा तो उसको मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा एमएसपी पे, गवर्नमेंट को ही बेचूंगा। फिर आने लगा इसके अंदर मार्केट रिसर्च।
मार्केट रिसर्च मतलब क्या, यहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत सारे रिसर्च, क्योंकि फार्मर एक अकेला बंदा क्या रिसर्च करने बैठेगा कि एग्रीकल्चर करेगा, तो वो खुद तो रिसर्च कर नहीं सकता, इसलिए नाबार्ड जैसे चीजें आई जिन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करने लगे। यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स वगैरह रिसर्च की उन्होंने। यहाँ पे फार्मर वे एनकरेज टू प्रोड्यूस एज पर द मार्केट डिमांड के हिसाब से वो प्रोड्यूस करना है, उनको उन्होंने इसको सिखाया। फिर मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर वाज प्रमोटेड। यहाँ पे हमने क्या किया, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया, सच एज कौन कौन से थे, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना, इन सबसे क्या किया, फार्मर को कनेक्ट किया, और जिससे क्या हुआ, ये इनको हेल्प मिली प्रोडक्शन को बढ़ाने की। ओके जी, तो ये क्या थे, ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। कौन से फैक्टर थे, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे कि हमने लैंड रिफॉर्म लाए, इंस्टीट्यूशनल कैडेट दी, इंप्रूवमेंट मार्केट सिस्टम किया, फार्मर को मोटिवेट किया, एक्सप्लॉयटेशन को रोका, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी। एग्रीकल्चर रिसर्च करवाए हमने, कौन कर रही थी, नाबार्ड। फिर हमने ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स वगैरह दी फार्मर्स को, जिससे क्या हुआ, हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। ओके जी, सो तो नहीं गए ना, सो तो नहीं गए ना मेरा बच्चे लोग। बेटा अगर एग्जाम में मार्क्स लाने ना तो सुनना तो पड़ेगा, मगर ये बोलते जाओ, रिपीट करते जाओ, जिससे क्या होगा, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा हमारा जो है ना, एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको टीचिंग आता है वो एजुकेशन नहीं है, आपको लर्निंग आता है वो नहीं है, ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। TANL इज कॉल्ड एजुकेशन। बेटा जी एजुकेशन से क्या होता है, हम जितना ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उतना हमारा देश प्रगति करता है। अब इसी के अंदर हमको यही क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का एजुकेशन सिनेरियो बताओ इन डिटेल। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नाम की चीज होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जितना ज्यादा हम एजुकेटेड बनते हैं ना उतना स्किल डेवलप होता है, स्किल डेवलप होता है तो उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे हमारा स्किल बढ़ना है। स्किल कैसे बढ़ता है, जब हम क्या करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, ग्रूमिंग में, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो खर्चा नहीं होता, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इवन इफ द फिजिकल वेल्थ, अब ऐसा बोला जाता है कि भाई भाई ये जो था आइंस्टाइन, इसका क्या हुआ, एक बार इसकी जो फैक्ट्री थी वो जल गई। जलती हुई फैक्ट्री को देख के उसने, और उसका लड़के जलती हुई फैक्ट्री को देख रहे थे, हुआ क्या, उसने अपने बच्चे को बोला कि जा 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 फटाफट अपनी मम्मी को बुला। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले बुला तो सही, उसकी मदर को बुला के लाया। फिर वो बोलेंगे हाँ जी क्या हुआ, आप इतना टेंशन मत हो, सबसे हो जाएगा। बोले वो सब छोड़, ये देख क्या मस्त काम निकल रही है, तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसी कभी भड़कती हुई आग नहीं दिख पाई। बोले ये क्या है, तो इतनी फैक्ट्री आपकी चल रही है और आप बोल रहे हो क्या मस्त आग लग गई। तो कहने का मतलब क्या है, वो फैक्ट्री जल रही है लेकिन जो उसके दिमाग में जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो तो नहीं चल रहे ना। उसने क्या किया, उसके दूसरे ही दिन वो एक नवा आविष्कार किया। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा जी, कहने का मतलब ये होता है कि जब आप अपने एजुकेशन होते हैं, जब आपके पास एजुकेशन हो तो आपका सब कुछ, भले ही सब कुछ लूट जाए, आप उसको वापस से रीबिल्ड करोगे। लेकिन अगर आपका एजुकेशन खत्म हो जाए तो आपका धीमे धीमे क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके ना, ओके। तो हमारा ये जो एजुकेशन है वो क्या करता है, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिल्ड करता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग इकोनॉमी। अगर ज्यादा एजुकेशन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा, कम एजुकेशन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। थ्रू एजुकेशन, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन हमको कैसे हेल्प करेगा, ये हमारा नॉलेज बढ़ाता है, जिससे हम जितना एजुकेटेड होंगे उतना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएंगे, हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, हम लाइफ की जो आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे,
कि एग्रीकल्चर ये जो था ना, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर भी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे सोशल प्रोग्राम्स के अंदर, जो भी सोशल इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमारी ये जो सोसाइटी है ना, कैन क्रिएट एनवायरमेंटल बैलेंस एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब हम एनवायरमेंटल बैलेंस कर पाएंगे, हम क्रिएट एनवायरमेंटल, हम अपने एनवायरमेंट को भी बचा पाएंगे। ठीक है, और इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, अभी साफ सफाई अभियान चलाते हैं जिसके अंदर हम एनवायरमेंट को दूषित होने से रोकते हैं। और लास्ट है, हम क्लीनिनेस पे विश्वास करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। तो ये फायदा होता है एक, जब बंदा एजुकेटेड होता है। तो वापस बोल बेटा मेरे फटाफट। क्या आएगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हम अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएंगे, हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, फैक्ट्री लेबर भी क्या होगी, वो मोर एजुकेटेड होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा। मतलब ये फैक्ट्री लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, हम ले पाएंगे, सोशल इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम इनेबल द सोसाइटी टू क्रिएट, हम एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, हम क्लीनिनेस पे फोकस करेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे। क्या होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होंगे। तो प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए तो 1 से 5 स्टैंडर्ड को बोला जाता है प्राइमरी, 6 से 8 को बोला जाता है अपर प्राइमरी, 9 से 10 को बोला जाता है सेकेंडरी, 11 to 12 बोला जाता है हायर सेकेंडरी, और 12 प्लस हो तो कॉलेज या तो हायर एजुकेशन। एंड आप आफ्टर 8 के बाद IIT वगैरह में भी जा सकते हो। ओके, स्टेटस ऑफ प्राइमरी। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि एजुकेशन है क्या, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। फिर हमने देखा कि भाई अगर कोई बंदा अगर एजुकेटेड बनता तो क्या क्या फायदे होते हैं, और फिर ये देखा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से। अब हम ये देखेंगे भाई ये जो एजुकेशन है हमारे इंडिया के अंदर, उसका आज के दिन पे स्टेटस क्या है, व्हाट इज इट्स स्टेटस नाउ। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्राइमरी एजुकेशन फ्री। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसमें प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चाइल्ड एज बिटवीन 6 से 14 साल के लिए। यहाँ पे स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो बच्चे हैं हमारे 6 से 14 साल के, वो उनको फ्री एजुकेशन मिल सके, कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। यहाँ पे 2013-14 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर अबाउट 1.5% प्राइमरी स्कूल थी, 7.7 मिलियन टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स हैं। हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसके अंदर गणोत्सव एंड प्रवेश उत्सव, और टू इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट, स्कूल के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए गणोत्सव एंड प्रवेश उत्सव जैसे प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। हम हमारे जो 93% चिल्ड्रन है ना, वो एनरोल होते हैं इन प्राइमरी एजुकेशन। इसके अलावा हम क्या देते हैं, हम सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं, या तो राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर स्कूल्स में कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं उन बच्चों के लिए जो जिनके पेरेंट्स वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि 100 अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो आपको 5 बच्चे ऐसे रखने पड़ेंगे जो जिससे आप फीस चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उसी को बोला जाता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, फिर ड्यू टू पुअर्टी एंड इलिटरेसी एजुकेशनल डेवलपमेंट हैज नॉट रीच अ डिजायर्ड लेवल। क्योंकि हमारे पास पुअर रहते हैं, इलिटरेसी है, इसलिए हमारा एजुकेशन इतना डेवलप नहीं हुआ। अगर अभी की भी बात करें तो हमारे जो स्मॉल विलेजेस है, स्मॉल जो छोटे छोटे विलेजेस है, वहां पे आज भी पढ़ाई की कमी देखने को मिलती है। 29% जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं 5th स्टैंडर्ड से पहले ही। हमारे यहाँ पे टीचर्स की क्या है, बहुत ज्यादा ही शॉर्टेज है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का रेशियो 46:1 है, जो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ का जो प्राइमरी स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो वो 34:1 है, मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर के सामने 34 स्टूडेंट्स है। 69% स्टूडेंट क्या है, एनरोल करवाते हैं सेकेंडरी के अंदर, मतलब जो 100% था वो कम होकर कितना आ जाता है, 69 हो जाता है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। और हायर एजुकेशन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ 25% ही बच्चे रह जाते हैं। तो ये स्टेटस है एज ऑन डेट का। अगर इसको कंक्लूजन करूं तो हमारा जो एजुकेशन है ऑफ हमारा जो एजुकेशन इज अ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उतना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा।
इट इम्प्रूव इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, जितना हम एजुकेटेड बढ़ेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। इसके साथ साथ दूसरी और चीज क्या होगी, यहाँ पे हम एजुकेशनल फैसिलिटी को एक्सपांड कर पाएंगे ऑल लेवल। ये जो चैलेंजेस लाइक ड्रॉप आउट टीचर्स जो शॉर्टेज है उसको हमको दूर करना चाहिए, ठीक है। 10 स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटी एंड रीच ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट। तो आपको अगर नेशनल का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और जो बच्चे हैं उनको भी इनफ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी ताकि वो भी क्या हो सके, एजुकेटेड बन सके। तो बेटा जी इसी के साथ हमारा पेपर नंबर जो 2 है, पेपर नंबर 2 25 नंबर का सेक्शन ई पेपर नंबर 2 खत्म होता है। बताना जरूर आपको कैसा लगा। बड़ा डिटेल और बड़ा ही स्लो मैंने पढ़ा है ताकि आपको हर एक चीज याद हो सके। वीडियो को आप क्या कीजिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहली बार देख रहे हो उसको मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, तो जब भी आप इसको मेरा वीडियो देखें पीडीएफ को साथ में रखना। बेटा एक तरफ पीडीएफ जो आपकी नजर के सामने होगा उसकी जेरोक्स करवा देना। ये डाउनलोडेड फॉर्म में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डाउनलोड नहीं हो सकता, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करो, उसकी जेरोक्स करो और उसको अपने आंख के सामने रखो। और आपको करना है क्या है, वीडियो को सुनते जाना है, सामने देखते जाना है, जिससे क्या होगा आपके कान सुनेंगे, आपकी आंखें देखेगी, चीजें मगज के अंदर जल्दी बैठ जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ क्या कीजिए, जुड़े रहिए। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे अभी भी 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। बेटा जी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, मैम देने वाली, पवन सर देने वाले, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मार्क्स को स्कोर करने के अंदर। तो वो जब भी आपको मालूम पड़ेगा जब आप तब तक आपने क्या किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन पे हिट किया हो, तो उसको कर लो, तो आप ही का बेनिफिट होगा। ऐसा हो तो एक काम करना, मार्च के बाद हटा देना, सब्सक्राइब से निकल जाना। और तो क्या बोलूं, अभी तो तेरा भले के लिए सब्सक्राइब कर ले, मेरे भले के लिए, खुद के भले के लिए तो सब्सक्राइब कर ले, मार्च में हटा देना। मैंने कोई सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करने पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी होती है, वो आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा जी बाय बाय, सी यू अगेन।